यहाँ पे अगर शुभ ग्रह चले जाते हैं तो मुसल योग बनता है, जो उत्तम योग नहीं कहा गया है। मुसल योग में व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दरिद्रता रहती है, पाप की प्रवृत्ति हो जाती है और ग्रह अपना शुभत्व खो देते हैं, उनका व्यय हो जाता है, उनकी शक्ति का ह्रास हो जाता है, तो इसको मुसल योग कहा गया है। तो ये 12 योग फल दीपिका में विशेष वर्णन किए गए हैं, जो जिनको मैंने आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो ज्योतिष शास्त्र में जब भी आप कुंडली देखें, ग्रह को देखते ही आपको ये योग बोलने चाहिए, आपको जरूर ये योग बोलने चाहिए, और ये सब में बनेंगे भाई। ये जो 66 योग हैं, फिर उसके बाद जो ये 12 ये योग हैं जो शुभ अशुभ दोनों का मेल है ना, तो ये सब में बनेंगे। तो आपको तुरंत बोलना चाहिए कि साहब ये धेनु योग बना, ये विक्रम योग बना, या सूर्य योग बना, ये जो है भाग्य योग बना। तो आप तुरंत बोलोगे तो आपकी आदत में आएगा। जैसे भाग्य योग को बोलोगे, अरे यार ये शुभ हो गया, इसका भाग्य उत्पन्न होगा, आपकी कुंडली का देखने का जो आपका इस तरह वो बढ़ता चला जाएगा। अब इसके विपरीत उन्होंने 12 अन्य योग कहे हैं जो खराब है। खराब है या शुभ है वो अभी मैं बताता हूँ। वो क्या कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा विवेक, थोड़ा बोर्ड सही करेंगे तो आप देखो, मैं अकेला आदमी थोड़ा फंस जाता हूँ। ये भी 12 हैं और ये भी बहुत ही सुंदर योग है, बहुत ही विलक्षण, बहुत ही शानदार है ना। अगर लगन अशुभ ग्रहों से युक्त या विकसित हो, यानी कि लगन अशुभ ग्रहों से, अब यहाँ पाप शब्द नहीं कहा गया है, अशुभ, तो दोनों अशुभ ग्रहों से युक्त या विकसित हो और लगने 6, 8, 12 में चला जाए, यानी कि लगन अशुभ ग्रहों से युक्त या विकसित हो, अशुभ में दोनों आगे नैसर्गिक और भावेश के अनुसार, और ये लग्नेश जो है वो 6, 8, 12 में चला गया है, तो यह अवयोग बनता है। कौन सा अवयोग? अवयोग यानी खराब। अव का मतलब होता है कि मेरे शरीर की हानि करेगा, शरीर में चिंता की, मान सम्मान, इज्जत, यश प्रतिष्ठा की हानि होगी, दरिद्रता, दुख, संकट, बाधा, रुकावटें जितनी भी प्रकार की हैं वो प्राप्त होंगी, ठीक है ना। तो ये अवयोग, ये स्थिति अगर द्वितीय भाव की बनती है, यानी द्वितीय भाव अशुभ ग्रहों से युक्त या विकसित हो और द्वितीय 6, 8, 12 में चला जाए, तो यह जो बनता है वो निसव योग बनता है। निसव, ये भी खराब योग है, निसव योग बनता है। अगर यही योग थर्ड हाउस से बनता है, तीसरा भाव अशुभ ग्रहों से युक्त या विकसित हो, अब यहाँ पे आप देखिए, आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि एक तरफ मैं कहता हूं कि 3, 6, 11 में बैठे हुए पापी ग्रह शुभ उत्पन्न करते हैं, आयुष्मान बनाते हैं और बहुत व्यक्ति को लाभ करते हैं। आदमी दृढ़ संकल्प होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, विक्रमी होता है ना, विजेता होता है, उसकी ऑल ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरी होती है। अब यहां मैं कह रहा हूं कि अशुभ ग्रहों से युक्त या विकसित हो और वो है 6, 8, 12 में चला जाए। यहाँ पे अशुभ भावों से जो ग्रह आते हैं उनकी प्राथमिकता रहती है, तो ये भी विवेचन का विषय है। ये भी हमको बहुत ही गहराई से सोचना पड़ेगा कि तीसरा भाव जो है ना उपचय स्थान भी है, 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान भी है और उपचय स्थान पर पापी ग्रह शुभ परिणाम देते हैं। तो बहुत बारीक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यहाँ डिस्पोजिटर सिद्धांत को भी आपको सर्वोपरि रखना पड़ेगा।
अगर डिस्पोजिटर के रूप में थर्ड हाउस लॉर्ड अगर वीक होता है तो वह पाप को प्राप्त करेगा, अगर वह बलवान है तो पापी से भी लाभ प्राप्त करेगा। तो वह सब बहुत बारीक विश्लेषण करना है अपन, है ना, वह बारीक विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना है कि क्या यह अशुभ हो रहा है या शुभ हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं, किताबों में एक इंडिकेटिव है, वक्षमान है, अल्टीमेट रिजल्ट आपको अपने मनन चिंतन और विवेक से निकालना चाहिए। रामानुजाचार्य कहते हैं कि तृतीय अगर चतुर्थ से संबद्ध करता है तो व्यक्ति सेनापति होता है, सेना में जाता है, क्योंकि वह पराक्रम का सुख प्राप्त करेगा। ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरी तरफ छठा भाव भी सेना का, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का है, और उच्च स्थान का जाकर स्वामी उच्च स्थान पर जाकर शुभ उत्पन्न करता है ना, वृद्धिकारक हो जाता है। तो ये सब चीजें बहुत बारीक विश्लेषण की आवश्यकता है। तो ये जो योग है ये कब फलित होंगे और क्या इनका कहने का आशय है, लगाने से पहले आपको सारा विवेक लगाना चाहिए। तो इसको मृत्यु योग कहा गया है। चतुर्थ भाव से जो बनता है वो कुहू योग कहा गया है। जो पंचम भाव से बनता है वह पामर है ना। अब बात आती है छठे भाव, फिर छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, उच्च स्थान भी है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव। मेरे जीवन के जितने बड़े कुछ चीजें हैं उनको लेके भी बैठा हुआ है, वहीं ये मेरे को सेवक भी बनाता है, बहुत सारी बातें। तो यहाँ पे एक योग बनता है जिसको हर्ष योग का है, हर्ष यानी शुभ। वहां अस्त्र योग बना था वो भी शुभ था, और यहाँ हर्ष योग बन रहा है वह भी शुभ है। आप देखिए छठा भाव ऐसा भाव है जहां दोनों योग जो है ना वो शुभ बन रहे हैं। हर्ष योग क्या कहता है कि सस्तेश अशुभ ग्रहों से युक्त या विक्षित हो, सस्तेज अशुभ ग्रहों से युक्त या विक्षित हो। और सॉरी मैंने गलत बोल दिया, छठा भाव नहीं, हाँ, सस्तेज अशुभ ग्रहों से युक्त या विक्षित हो, और सस्तेज 6, 8, 12 में हो। यहाँ सस्तेज की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ छठे भाव में पाप ग्रहों को नहीं बोला है। सस्तेज अशुभ ग्रहों से युक्त या विक्षित हो, और छठे भाव में अशुभ, छठा भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो तो हर्ष योग बनता है, जो कि शुभ योग है। सप्तम भाव का ऐसा होता है तो वो दुर्मति योग। अष्टम भाव से जब ये योग बनता है यानी कि अष्टमेश, अब यहाँ पे देखिए फलदीपिका क्या कहती है, मंत्रेश्वर महाराज क्या कहते हैं, जो अभी मैंने बात की थी ना वो कैसे अपना प्रमाण छोड़ती है। उन्होंने यहाँ ये नहीं लिखा कि अष्टम भाव अशुभ ग्रहों से युक्त या विक्षित हो, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है अष्टमेश 6, 8, 12 में। उन्होंने ये नहीं लिखा कि अष्टम भाव अशुभ ग्रहों से युक्त या विक्षित हो, वो क्या लिखते हैं कि अष्टमेश 6, 8, 12 में हो तो यह जो है सरल योग बनता है। इसका मतलब अष्टम भाव में मेरे को शुभत्व चाहिए, पापत्व नहीं चाहिए, राइट। यहाँ पे भी जो मैंने आपको बात करी थी वह मैंने सस्तेश अशुभ ग्रहों से युक्त या विक्षित हो, छठे भाव में अशुभ ग्रह नहीं कहा। आप इसको डिस्टिंग्विश करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। अगर ये योग नवम भाव से बनता है तो वह निर्भाग्य योग, अगर दशम में बनता है तो दुर्योग, अगर एकादश भाव से बनता है तो इसे उन्होंने कहा है दरिद्र योग,
और 12वें से जब बनता है ये, तो ये विपल योग। अब यहाँ क्या कहा है, यहां देखिए, यहां कहा है 12वां भाव अशुभ ग्रहों से युक्त या विकसित हो, और 12वें भाव का स्वामी 6-8-12 में। ये एक विचारणीय बिंदु है जिस पर अपन विवेचन करेंगे। क्या कहते हैं कि 12वां भाव अशुभ ग्रहों से युक्त या विकसित हो, यानी 12वें भाव में पापत्व को यहाँ ये विमल योग कह रहे हैं, और 12वें भाव का स्वामी 6-8-12 में हो, ये विचारणीय है। ये उस समय भी मेरे थोड़ा सा वो था, मैं आप पे भी छोड़ता हूँ, इसको आप देखिएगा, इस पे विवेचन करेंगे। यहाँ मेरे को थोड़ी सी उत्तरा कालामृत में कालिदास जी ने इसको थोड़ा अलग ढंग से बताया है, जहां वो ये कह रहे हैं सिर्फ 12वें भाव का स्वामी 6-8-12 में, तो इस पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो ये विमल योग बनता है। तो ये 12 अच्छे योग, 66 वो योग, 12 ये योग और 12 ये योग, ये आपको हर कुंडली में दिखेंगे। इनमें से कोई न कोई कुंडली में दिखेगा ही दिखेगा, और दिखते ही आपको, जैसे आपको और यार इसके विमल योग है, इसके सरल योग है, और यार इसके मृत्यु योग है, तो आपकी आदत पड़ जाएगी योगों को पढ़ने का। लोग कहते हैं यार क्या जरूरत है, पर योगों को पढ़ने का, याद रखने का फायदा क्या है, कि हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है, हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है, हमारा विवेक उत्पन्न हो जाता है, हमारी लय बन जाती है, संगीत का सुर लग जाता है, और सुर लगा हुआ, जब सुर लग जाते हैं तो संगीत बहुत बढ़िया निकलता है। तो ये योग और ये जो बातें करते हैं अपन, इनसे सुर लगता है कुंडली देखने का। अन्यथा तो आदमी कुंडली खोल के ना आधे घंटे तक तो ये सोचता रहेगा मैं देखूं क्या, लग्नेश को देखूं कि पंचमेश को देखूं, फिर कहेगा आप आए क्यों। सीधे ज्यादातर ज्योतिषी क्या करते हैं, आप अपना क्वेश्चन बताइए, साहब शादी नहीं हो रही, वो सप्तम सप्तमेश को देखा और बता दिया, शुक्र को देखा। जहां पूर्ण कुंडली के विवेचन की बात होगी, अच्छे से अच्छा आदमी, अच्छे से अच्छा ज्योतिषी, अच्छे से अच्छा कह रहा हूं मैं, अच्छे से अच्छा बिल्कुल है ना, हाव भाव ही भूल जाएगा, वो बता ही नहीं पाएगा ये कुंडली अच्छी है या बुरी है, ये बच्चा करेगा क्या, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या पढ़ाई में ढकोर संग रहेगा, इसके धनियों की क्या स्थिति रहेगी है। तो वो अगर ये योग आते हैं तो आप खुद से डिटरमाइन करने की ओर बढ़ जाओ, मेरा कहने का आशय है। नहीं तो ज्यादातर लोग कुंडली देखते ब्लैंक हो जाते हैं, फिर वो सीधी एक ही बात करते हैं, यार बताइए मेरे को क्या देखना है ताकि मैं वो भाव पे पहुंच जाऊं, फिर उनकी लय बनती है। जाना संगीत में है, ठीक है ना। तो 12 ये योग, ये फल दीपिका में स्पेशली वर्णित किए गए हैं। अब इसके आगे फल दीपिका ही एक विपरीत राजयोग की बात करती है। किसकी? विपरीत राजयोग, जो हमको आना चाहिए। शास्त्र के कहने का आशय यह है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर इस प्रकार है कि अमृत जो है वो अधिक और अधिक प्रभावी बनता है, तो वह उत्तम। विष कम और कम प्रभावी, कम हो और कम प्रभावी हो, वह अति उत्तम है ना। ये कुंडली का सार निकालने का मार्ग है कि कुंडली में अमृत जितना बने उतना कम, और जितना प्रभावी बने उतना अच्छा, और विष यानी दुर्योग जितने कम हो उतने अच्छे, और जितने होकर भी निष्प्रभावी हो, उनमें ताकत नहीं हो, यानी विष कम और कम प्रभावी हो उतना अच्छा। तो क्या कहते हैं कि ये जो अशुभ स्थान है 6-8-12, मैं आपको 3, 6, 8, 11 का भी 11 और 12 पे बताऊंगा, तो ये 2 भाव बच रहे हैं, इनके आगे बात करेंगे। अभी इनकी लीजिए, अगर ये 6-8-12 भाव के स्वामी जो पापी है, ये पाप स्थान है, छिद्र भाव, रंध्र कहते हैं इनको। तो
इनमें अगर कोई संबंध बनता है और वह और पाप उत्पन्न करता है तो वह योग उत्पन्न करता है। शास्त्र क्या कहते हैं? बुरे का बुरा योग है, अच्छे का अच्छा योग है, और बुरे का बुरा योग है, माइनस माइनस प्लस, यानी विष विष को मारता है। तो उसको विपरीत राजयोग कहा गया है। क्या कहा गया? विपरीत राजयोग। वो क्या कहा गया है? अगर छठे का स्वामी छठे, आठवें और 12वें के स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में संबंध कर ले, छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी छठे, आठवें, 12वें भावों में ही चले जाएं, है ना, और बलहीन हो, पापी हो, नीच आदि हो, जितना पापत्व प्राप्त करेंगे उतना शुभ। तो उतना बड़ा विपरीत राजयोग बनेगा, लेकिन एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना, एक्सचेंज होते ही पापत्व कम हो जाता है, तो एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, तो वह विपरीत राजयोग बनता है। इसको कैसे समझिए? मेष लगन की कुंडली लेते हैं। अब मान लीजिए ये बुध यहां बैठ गए, बुध यहां बैठ गए, गुरु यहां बैठ गए और मंगल यहां बैठ गए, तो यह विपरीत राजयोग हो गया, यह विपरीत राजयोग हो गया। अब ये और ज्यादा अच्छा क्यों हुआ कि बुध जो है वह नीच के हो गए और मंगल शत्रु राशि में चले गए। समझ लो ना आप, यहाँ कोई एक्सचेंज भी नहीं है कि भाई कोई एक्सचेंज हो रहा है, तो यह विपरीत राजयोग हो गया। अब इस विपरीत राजयोग में क्या भी हो सकता है कि ये मंगल ध्यान नहीं होकर यहाँ पे भी हो सकता है विपरीत राजयोग, लेकिन उससे कम, पहले वाले से कम। और हो सकता है तीनों ग्रह एक सके भी हो जाए, तो अभी विपरीत राजयोग होता है, लेकिन सबसे कम। जो विपरीत राजयोग की रियल कहानी कही गई है, जो सबसे प्रभावी, सबसे बलवान होता है कि 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 भावों में हूं, सब विपरीत राजयोग हैं, एकत्रित होकर भी जा सकते, है ना, सब विपरीत राजयोग हैं। लेकिन अगर वह एक दूसरे की राशि में हो और बलहीन हो तो श्रेष्ठ विपरीत राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति का अचानक भाग्योदय होता है और भाग्य के फलित होकर वह अचानक ही चला भी जाता है। विपरीत राजयोग स्थायी नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपके पास कोई कुंडली आए विपरीत राजयोग हो रहा हो, तो आप उस व्यक्ति को कह दो भैया इसमें जो लाभ हो रहा है वो ले लीजिए, कोई ऐसा गलत काम मत कर लेना, कोई क्राइम मत कर लेना, कोई उल्टे सीधे मुंह मत करना, नहीं तो ये जाते जाते या जब भी इसका प्रभाव खत्म होगा आपका बिल्कुल सब खत्म कर देगा। इसलिए उसको पाप मार्ग से पहले ही रोक लेना, क्योंकि यह स्थायी नहीं होता है। अभी तक की कुंडलियों में मिखाइल गोर्बाचोव इसका एक श्रेष्ठतम उदाहरण है, उनके विपरीत राजयोग है। अचानक कहीं थे, कोई जानता नहीं था, रूस के राष्ट्रपति बन गए, और जब गए 10 साल राज करने के बाद आज जिंदा है, कोई नहीं जानता है। अंतरदशा महादशा का होता है क्या सर? ये फलित कब होता है विपरीत राजयोग? जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी, गोचर प्रभावित होगा, है ना, तब बिल्कुल। तो ये विपरीत राजयोग क्लियर हुआ। अब हम 2 मिनट बात कर सकते हैं, फिर मैं अगले स्टेप पर चलूंगा। हेलो, हेलो, यस सर, हो गया, क्लियर हो गया। हाँ क्लियर है। किन्होंने देखा हो, किन्हीं के हो अपन में से कोई बताएंगे? हाँ जी, विकास जी है क्या? सर हाँ जी, बोलिए। हाँ, किसी के अवयोग भी बन रहा हो और विपरीत राजयोग भी बन रहा हो, तो कैसे उसको करेंगे डिफाइन? तो अवयोग तो लगन से बनेगा,
हाँ, तो लगन से तो वो वो लगन का जो अष्टमेश लगन के हाँ, साथ लगने से बैठ गया 12वें तो में, उस अवयोग का परिणाम तो 12वें उसकी में बैठ गया। जो जिंदगी है वो संघर्ष में हो ही गई। हाँ, विपरीत अभी राज्यों की ठीक जब हो गई। दशा आएगी तब लाभ होगा, अच्छा, ठीक है। है ना। हाँ, अवयोग बन गया तो उसकी तो कुंडली तो खराब हो ही गई। हाँ सर। लेकिन हाँ, ये ठीक है ना। मैं आगे चलूं। देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं किताबी चीजें पढ़ाकर आपको पढ़ा देना, कोई मेरा मकसद भी नहीं है, और मेरे उससे मेरे को लाभ भी नहीं है और आपको भी कोई लाभ नहीं, तो वो तो आप खुद भी जान जाओगे। तो ये फल दीपिका के ऑलमोस्ट सारे योग मैंने आपके सामने रख दिए। जो फल दीपिका में विशेष तौर पे वर्णन है वो सारे योग आपके सामने मैंने रखे, और कोशिश ये की है कि आप उनको समझे भी, लगाएं भी और उनका रिजल्ट भी पाएं, है ना। अब बात आती है कुछ, अब मैं पाराशरी योगों पे आता हूँ। पाराशर जी ने विभिन्न योगों का वर्णन किया है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उसमें मैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योग आपको बताना चाहता हूँ। वो इसके बाद मैं नीच भंग राजयोग पे आऊंगा। तो आप बताइए, मैं नीच भंग राजयोग पहले बताऊं या जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो पहले बताऊं? पहले आप वाले बता दो साहब, ये पाराशर जी वाले। हाँ, पाराशर जी ने नाभस नाभस आदि 12 योग, वो 32 योगों का विशेष विश्लेषण किया है। नाभस यानी नभ, नभ पे, ये नभ मेरा क्या है, मेरा नभ क्या है, मेरी कुंडली। भाई मेरा नभ क्या है, मेरी कुंडली। ये नभी तो है, मेरा आकाश ही तो है। तो नाभस आदि 32 योगों का वर्णन किया है पाराशर जी ने विशेष, जो नभ यानी कुंडली में उनकी स्थिति अनुसार बनते हैं, आकृति अनुसार बनते हैं। इनको विभिन्न नाम दिया, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आप, है ना। उसमें क्या कहते हैं वो, पहला आकृति योग। आकृति योग, इनको क्या नाम दिया। दूसरा दल योग है, तीसरा आकृति योग है। पहला वो नाम दिया उन्होंने, ये मैं बताता हूं। अगर लगन चर राशि का है, अगर लगन चर राशि का है ना, लगन चर राशि का है और ज्यादातर ग्रह चर राशि में स्थित हैं, ज्यादातर ग्रह चर राशि में स्थित है, तो इसे रज्जु योग नाम दिया। ये 3 बनते हैं चर, स्थिर और द्विजु भाव से। चर, स्थिर और द्विजु भाव से बनते हैं। तो पहला उसमें दिया है, अगर चर राशि में है तो वह रज्जु योग, यानी कि ज्यादातर ग्रह लगन चर का हो और ज्यादातर ग्रह चर राशि में हो तो वह रज्जु योग। अगर ज्यादातर ग्रह स्थिर राशि में है तो वह मूसड़ योग, वह भी अच्छा कहा गया है। सबकी अपनी प्रवृत्ति है। चर राशि में होते हैं रज्जु योग, यानी राजसिक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, हमेशा चलायमान रहता है, हमेशा क्रियामान रहता है, कुछ न कुछ करता रहेगा। फ्लेक्सिबल होता है, एक्सपांडेबिलिटी की उसकी क्वालिटी होती है, हर चीज को ग्रहण करना चाहता था, और रजोगुण प्रधान होता है, रजोगुणी होता है ना। स्थिर राशि होने पर, अगर स्थिर राशि का लग्न है और ज्यादातर ग्रह स्थिर राशि में है तो मूसल योग होता है। वह व्यक्ति दृढ़ संकल्प होता है, स्थिर विचार का होता है, अड़ियल स्वभाव होता है, हठी होता है, जिद्दी होता है, जल्दी से अपने विचार नहीं बदलता है ना। जलायमान कम रहता है, स्थिरता का गुण ज्यादा होता है, तो वह मूसल योग। और अगर द्वि स्वभाव में होते हैं, अगर लगन में
द्विस्वभाव है, अगर लगन द्विस्वभाव है और ज्यादातर ग्रह अगर लगन में ही है, वो द्विस्वभाव राशियों में ही है, तो ये नल योग। नल योग द्विस्वभाव में सब चीज अच्छी कही गई है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हीनांग या अधिनांग होता है, या तो उसका कोई अंग कम होता है या ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरा वो क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अवसरों को खोता है और उन अवसरों को खोने का उसे हमेशा मलाल रहता है। ये विशेष बात है, जिसके भी द्विस्वभाव लगन है वह इस चीज को मन मस्तिष्क में बिठा ले। उसके जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, टालम टोल की स्थिति से वो उनको खोता है और जीवन भर उसको मलाल रहता है, पछतावा रहता है, तो वह नल योग। तो यह 3 योग कहे गए हैं, इनका नाम मैं बोल रहा हूं, विशेष नाम दिया गया है। तो मैं एक मिनट देखता हूँ। इनको आश्रय योग कहा गया। आश्रय यानी ग्रह किन राशियों में आश्रय ले रहे हैं, आश्रय योग। ठीक है, तो आप तीनों को समझ गए होंगे। अब आता है दल योग। अगर सारे शुभ ग्रह, सारे शुभ ग्रह अगर केंद्र में आ जाएं, तो यह माला योग। सारे ग्रह अगर केंद्र में आ जाते हैं तो यह माला योग कहलाता है, जिसको शुभ कहा गया है ना, जो शुभ योग है, क्योंकि केंद्र सबसे ज्यादा बलवान स्थान कहा गया है। केंद्र में सबसे ज्यादा ताकत कही गई है, केंद्र में आके हर ग्रह बल प्राप्त कर लेता है, तो वह माला योग। अगर सारे ग्रह केंद्र में कोई ग्रह नहीं रहे, सारे ग्रह बाहर चले जाए, तो वह सर्प योग, जो उत्तम नहीं कहा गया। ठीक है ना, ये 2 होते हैं, ये 3 हो गए। अब आते हैं आकृति योग, तीसरे, जो विभिन्न प्रकार की आकृति से कहे गए है ना, जो उनकी आकृति के अनुसार उनका परिणाम भी कहा गया है। क्या कहते हैं, अगर सारे ग्रह लगन में और सप्तम में हो, लगन में और सप्तम में हो, तो ये सकट योग। ये आप किताब में भी देख सकते हैं, है ना, और वहां से भी याद कर सकते हैं। ये उत्तम योग नहीं कहा गया, क्योंकि एक दूसरे के सामने होने से एक दूसरे के प्रभाव को नलीफाइड करते हैं, इसलिए इसको सकट योग कहा गया है। एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं। और लगन सप्तम में बैठ के, क्योंकि ये मारक स्थान है, और यहाँ से वो उसको देख के लगन को पीड़ा देते हैं, लगन, इसको बहुत अच्छा योग नहीं कहा गया है। लेकिन अगर ये चतुर्थ और दशभ्य होते हैं, तो खग योग या विहंग योग भी कहते हैं, विहंग या खग योग, ये अच्छा योग कहा गया है, ये अच्छा योग कहा गया है, राइट। अगर सारे शुभ ग्रह लगन में और सप्तम में हो, और पाप ग्रह चतुर्थ में और सप्तम में हो, तो यह वज्र योग कहलाता है। यह आकृति के योग है। अब वज्र के हिसाब से आप समझ लो, ये वज्र के समान काम करेगा, जो अस्त्र है हमारे देवताओं का, उस तरह काम करेगा। इसका उल्टा, अगर यहाँ सारे ग्रह, शुभ ग्रह यहाँ आ जाए और पाप ग्रह यहाँ चले जाए, तो ये यव योग कहलाता है, वो भी उत्तम कहा गया है। ये सब आकृति योग है, यानी कि बल है, इसमें बलवान है, कहे गए हैं। आगे क्या कहते हैं वो, कि अगर सारे ग्रह पहले से लेके और चौथे भाव तक चले जाए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना, तो इसको
यूप योग का है। चौथे से और 10वें तक चले जाए, ये भी अच्छा योग है, तो ये इसको सर योग कहा गया है। सप्तम से और दसम तक चले जाए तो इसको शक्ति योग कहा गया है, और दसम से और लगन तक चले जाए तो ये दंड योग कहा गया है। अब आप इनकी नाम से लगा इनका वो कर सकते हो कि शक्ति योग है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो शक्ति की ज्यादा प्रमाणित होगा, यहाँ वो दंड से संबंधित ज्यादा वो रहेगा, यानी किस प्रकार की प्रवृत्ति रहेगी। तो ये इस तरह के योग कहे गए हैं। सारे ग्रह अगर किसी के केंद्र में आ जाते हैं, 1 4 7 10 में आ जाते हैं सारे ग्रह, तो इसको कमल योग कहा गया है। केंद्र के अलावा जो उत्तम योग है, केंद्र के अलावा सारे ग्रह केंद्र में हो, भाई ये तो 1 4 7 10 हो गए। अब मान लीजिए किसी के 2 5 8 और 11 भाव, तो ये भी तो केंद्र हो गए ना, ये भी केंद्र हो गए। 2 5 8 11 में चली जाए तो वह हल योग कहा गया है। नहीं, वापी योग कहा गया है, उसको वापी योग कहा गया है। थोड़ा सा नामों में बड़ा वो है तो उसको वापी योग कहा गया है। अगर सारे ग्रह, वो भी सब अपने हिसाब से परिणाम देंगे। अब उसको किस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे दर्शाया है कि अगर द्वितीय भाव से बनता है, ये तो लगन से बना, अगर द्वितीय भाव से बनता है तो वह पणफर से, फिर अपोकिलिम से, है ना, उस तरह से कहा गया है। अगर सारे ग्रह 1 5 9 में हो तो इसको श्रृंगाटक योग कहा गया है। ये बहुत अच्छा योग। अगर सारे ग्रह त्रिकोण में हो, 1 5 9 में हो तो श्रृंगाटक योग। लेकिन ये त्रिकोण ये बना मेरा कौन सा, धर्म। अब ऐसे ही मेरा अर्थ त्रिकोण बनेगा, काम त्रिकोण बनेगा, मोक्ष त्रिकोण बनेगा। तो उन त्रिकोणों में भी अगर हो तो उनको हल योग कहा गया है, उनको हल योग कहा गया है। वो भी आकृति के अनुसार है ना। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के लगन से सप्तम तक ग्रह हो, यानी 7 ग्रह भाव में, तो उसको नौका योग कहा गया है। अगर सप्तम से दसम तक हो तो उसको कूट योग कहा गया है ना। सप्तम से इधर तक हो तो छत्र योग कहा गया है। ऐसे 4 योग ये बनाए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, उनके नाम के अनुसार उनके फल है। कहने का आशय ये, मैं थोड़ा सा और बता दूं। इसी प्रकार अगर किसी के केंद्र के अलावा, केंद्र के अलावा, केंद्र के बाहर विषम भावों में, यानी पहला, तीसरा, 5वां, 9वां, 11वां में अगर सारे ग्रह हैं तो वह चक्र योग, और सब में है तो समुद्री योग, है ना। ये 20 है आकृति में। इस तरह से ये 20 बनते हैं टोटली, जो मैंने आकृतियां बोली है 20 बनते हैं। कहने का आशय ये है कि अगर ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है जिससे कोई आकृति विशेष बनती है और वह पर्टिकुलर भाव में बनती है, तो उन भावों का सामूहिक प्रभाव के आधार पर इनका नामकरण किया हुआ है। वह भी आपको देख लेना चाहिए। कभी कभी जैसे वाजपेयी जी की कुंडली में नवमांश में ऐसी स्थिति बनती थी, 2 3 कुंडलियां उनकी, 2 3 टाइम लेते लोग, तो जो हमको बताई गई थी चैनराव सावड़ी में, उसमें वो स्थिति बनती थी। अभी मैंने एक जज साहिबा है हरियाणा की, जिनका ड्रीम राज्यपाल बनना है, शायद बन भी जाएंगे वो, उनकी कुंडली आई थी, उनके भी ये चक्री हो गया। और मैंने देखते ही, पंकज जी बैठे थे, देखते ही मैंने कहा मैडम आप कोई बड़े अधिकारी हो, जज वगैरह हो, और आप बड़ा कैबिनेट मंत्री बनने वाले हो। मैंने कैबिनेट मंत्री बोला था उनको, तो वो बोले कि नहीं मैं राज्यपाल बनना चाहती हूँ, है ना। हरियाणा से कुंडली आई थी, मैं ज्यादा उनसे वाकिफ नहीं हूँ, पर कोई डॉक्टर साहब उनके थ्रू आई थी, जबकि मैं उनको बारे में पहले कुछ नहीं जानता। उनके वो योग था, और देखते ही मैं, और यार क्या गजब कुंडली है। तो मैंने देखते ही बोला उनको, मैंने मैडम आप तो कोई बहुत बड़े अधिकारी या जज या कोई बहुत बड़े अधिकारी हो, जज भी मैंने बोला था, तो या जज हो या अधिकारी हो, और आप कैबिनेट मंत्री बनोगे।
तो वो क्यों बोला? क्योंकि वह उनके चक्र योग था, और वो भी बलवान चक्र योग था, जिसमें दिक्की में काफी बलवान ग्रह थे। तो ये आकृतियां भी है ना, जो कुंडली में देखिए इतने सब याद नहीं रहते, पर अगर मेरे दिमाग में यार कोई विशिष्ट आकृति बनती है और मेरे वो दिमाग में तो भाई और यार इनके संग्राटक योग बन रहा है, और यार क्या गजब कुंडली होगी यार, इनका हल योग बन रहा है, इनके कमल योग बन रहा है, इनके वापी योग बन रहा है, इनके यूप योग बन रहा है, इनके यव योग बन रहा है, सकट योग बन रहा है, यार दुख पाएगा। खग योग बन रहा है, और यार बहुत बढ़िया। आपने देखा सर्प योग बन रहा है, यार दुख खराब हो गई। माला योग बन रहा है ना। आपने देखा कूट योग बन रहा है, तो आदमी हमेशा मुस्कुराता रहेगा, खुशी होगा, कर्मशील होगा, जीवन का उत्तरार्ध बहुत बढ़िया जाएगा। नौका योग बन रहा है तो हमेशा सेलिंग करेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा, हमेशा कुछ न कुछ पाता रहेगा, है ना। छत्र योग है, आप जानते हो छत्र किसके लगता है। अगर किसी के छत्र बन रहा है तो क्या जो यानी सप्तम से लगन तक अगर ग्रह बैठे हैं तो छत्र योग हो गया। वह आदमी का पूरा जो जो अरो बिंदु है, उदर बिंदु है, शिरो बिंदु जिसको कहते हैं, वो कितना बलवान हो गया, है ना। तो वह राजकीय व्यक्ति होगा, बहुत एक्टिव होगा। तो ये आकृति योग है 20। आप किताब में भी आपने पढ़े होंगे, पर आप इनको स्थापित भी कीजिए। और हमारे सॉफ्टवेयर में शुरुआत ही इनसे होती है, शुरुआत ही इनसे होती है। और आप जरूर सॉफ्टवेयर में योग का जब कॉलम खोलेंगे तो उसमें शुरुआत ही इनसे होती है। और सॉफ्टवेयर वाले ने तो और इनको अलग अलग तरीके से और बढ़ाया है ना। कि द्वितीय भाव से बन रहा है, कि पणफर से बन रहा है, कि पुतलिम से बन रहा है, उसका विवेचन भी लिखा है। तो आप जब सॉफ्टवेयर खोलेंगे, आप भी जब अपन सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग करेंगे, तब मैं और बता दूंगा आपको। तो ये 20 योग। अब बात आती है जो 7 योग स्थिति अनुसार बनते हैं। 7 योग हैं जो स्थिति अनुसार बनते हैं। वो क्या है? अगर सारे ग्रह एक जगह आ जाए, सारे ग्रह एक जगह हो जाए, तो वह गोल योग कहलाता है। अत्यंत खराब। आदमी क्रोधी, घमंडी, लड़ाई झगड़े करने वाला, वह अत्यंत खराब, जो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगर किसी के सारे ग्रह 2 जगह आ जाते हैं, ऐसी कुंडली मैंने देखी है। उस व्यक्ति के लगन में और अष्टम में सारे ग्रह थे, है ना। वो अल्टीमेट कुंडली हो जाती है। और तो दो जगह अगर ग्रह आ जाते हैं तो वह युग योग, वह युग योग है। वह आदमी अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव शुभ स्थानों पर है तो वो अल्टीमेट होता है, बहुत उन्नति को प्राप्त करता है। युग मतलब युग पुरुष टाइप। अगर किसी के 3 जगह ग्रह हो जाते हैं तो शूल योग। वह व्यक्ति सेना में, पुलिस में, क्रोधी प्रवृत्ति का, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है उसके अंदर, जुनूनी, हटी, है ना। और कभी कभी स्वयं का बड़ा नुकसान कर लेता है। लेकिन सेना, पुलिस, इस तरह के कामों में उसको भेज दो, खान खदानों के काम में, तो वो सफल होता है ना। अगर किसी के, ये याद रहेंगे मेरे को लगता है, मैं अगर 2 जगह है, एक जगह है तो गोल योग, 2 जगह है तो युग योग, 3 जगह है तो शूल योग, 4 जगह है तो केदार योग। ये अच्छा योग कहा गया है, केदार योग अच्छा योग कहा गया है। 4 जगह होना बहुत अच्छा कहा गया है। जिसके भी हो वह आदमी उन्नति कारक होता है। अगर अब यहाँ पे भी विवेक ये लगाना है कि शुभ स्थान पे हो रहा है कि पाप स्थान पे हो रहा है, वो आपको देखना चाहिए कि ये केदार योग कहाँ